हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता की जो हड़प्पा स्थल है उसकी कैसे खोज हुई थी और क्या क्या विस्तार थे, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में हमने देखा था कि कौन कौन से स्थल से वो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, इन पर भी हमने चर्चा किया। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 3 में कि सिंधु जो घाटी है उस सभ्यता के नगर नियोजन आखिर कैसा था, वहाँ का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था, इन सारे चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ का नगर नियोजन, क्योंकि यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। सोचिए, आप 100 साल पहले जाइएगा तो उतना अच्छा शहर देखने को मिले या नहीं, लेकिन ये इतने हजारों वर्ष पूर्व इतना सुनियोजित ढंग से बसाया गया ये नगर था। और जैसा कि हम लोग को पता है कि यह एक कैसी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता थी। अब ये जो नगरीय सभ्यता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की जो सड़कें होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कैसे काटती है? एक दूसरे को समकोण पर काटती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए ये सड़क हो गया, ठीक है। ऐसे क्या करिए, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। और ये लोग इतना प्लानिंग वे में बनाया है, जैसे ये पहले सड़क बनाता था लोग, उसके बाद उस लाइन में, उस कतार में मकान बनाते थे लोग। जैसे मान लीजिए कि ये सड़क हो गया, तो ये सड़क के किनारे मकान बन गया, यहाँ मकान बन गया, फिर इस सड़क के किनारे यहाँ मकान बन गया। तो ये लोग कभी भी अपने मकान के जो घरों के दरवाजे हैं वो सड़क के तरफ कभी नहीं खोलते थे। ये लोग अपने जो मकान के दरवाजे हैं, यहाँ पे जो गली होता था उस गली में क्या करते थे, ये अपने मकान के दरवाजे खोलते थे। तो हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुर्घटना से क्या है, एक तरह से बहुत ही सतर्क हैं। इसीलिए वे अपने घर के दरवाजे सड़क की ओर ना खोलकर घर के पीछे अर्थात गली की तरफ खोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, अपवाद में एक लोथल है जहाँ की मकान के जो दरवाजे होते हैं वे सड़क की तरफ खोले गए हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि अपवाद में क्या है, यही लोथल है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर होते थे, नगर ये 2 भागों में बटे होते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को बोला जाता था, यहाँ पर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो इधर हमारा हो जाएगा पश्चिमी टीला, इसको दुर्ग भी कहा जाता था, इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी टीला, और इसको बोलेंगे पूर्वी टीला, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी टीला, इसको ऊंचे टीला के भी नाम से हम लोग जानते थे, और ये वाला है पूर्वी टीला, इसको निचला नगर भी कहा जाता था। निचला नगर या निचला टीला के भी नाम से जाना जाता था। ये जो पश्चिमी टीला होता था ये ऊंचाई पर होता था। क्या होता था? ये ऊंचाई पर होता था लेकिन छोटा होता था। और ये वाला हिस्सा पूर्वी टीला, ये निचला हिस्सा होता था, ये मतलब इस ऊंचाई वाले हिस्से से ये नीचे होता था लेकिन ये बड़ा होता था। पूर्वी टीला क्या होता था? बड़ा। पश्चिमी टीला छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर। पूर्वी टीला बड़ा होता था लेकिन ये निचला हिस्सा में होता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊंचाई वाले हिस्से में शासक, पुरोहित, यानी एक तरह से जो संपन्न लोग होते थे वे पूर्वी टीले वाले हिस्से पर रहते थे। और ये पश्चिमी टीले पर शासक और पुरोहित रहते थे, और पूर्वी टीला पर कौन रहता था? सामान्य लोग, यानी सामान्य जनता यहाँ रहती थी। जैसे आप मान लीजिए श्रमिक, किसान, ये सारे लोग यहाँ पर रहते थे। तो
यहाँ अपवाद में एक आता है धौलावीरा। ये जो धौलावीरा है, यहाँ पर नगरों का विभाजन कितने भागों में है? 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में है। तो इस प्रकार नगर सामान्य 2 भागों में बटे होते थे, और और ये जो धौलावीरा है, ये नगर यहाँ का 3 भागों में बटा होता था। ठीक है, ये जो पश्चिमी टीला होता था, ये इसका किलेबंदी की जाती थी। इसकी क्या की जाती थी? किलेबंदी, यानी एक तरह से इसका दुर्गीकरण किया जाता था। क्यों इसका दुर्गीकरण किया जाता था? क्योंकि इसमें शासक वर्ग रहते थे, तो वे अपनी रक्षा के लिए इसका दुर्गीकरण करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है। कैसे ईंटों का प्रयोग? पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ की जो सड़कें थी, वे कच्ची ईंटों की थी। यहाँ की सड़कें किसकी हैं? ये कच्ची सड़कें होती थी, यहाँ पर पक्की सड़कें नहीं होती थी। मकानों में पक्के ईंटों के प्रयोग किए जाते थे। अपवाद में हम देखते हैं कि धौलावीरा में पत्थरों का प्रयोग होता है। पत्थरों का प्रयोग कहाँ होता है? तो धौलावीरा में। और अच्छा, हमने पढ़ा था कि धौलावीरा गुजरात का स्थल है। और कच्चे ईंटों का प्रयोग हमने देखा है, ये होता है कच्चे ईंटों का प्रयोग, ये होता है कालीबंगा में। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कालीबंगा में कच्चे ईंटों का प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर अन्नागार हमें क्या मिले हैं? अन्नागार। और ये अन्नागार 1-2 जगह से नहीं, हमें हड़प्पा से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है, मोहनजोदड़ो, और ये हमें कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है। तो इस प्रकार इतना जगह से अन्नागार मिलने का मतलब कि वहाँ पे जो कृषि हो रही है, वो लोग अपने खाने से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? चीज़ों को उत्पादित कर रहे हैं, इसीलिए क्या है? अन्नागार है। और हम देखते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला था। यहाँ से क्या मिला था? विशाल स्नानागार। और ये जो विशाल स्नानागार है, ये एक तरह से सार्वजनिक उत्सव पर इनको ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था। इसके बाद यहाँ जो पानी, यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था थी, नालियों की, यहाँ पर नालियों का क्या था? नालियों का उत्तम प्रबंधन था। यानी जल निकासी की क्या है? उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। देखिए, ये जो नालियों का उत्तम व्यवस्था करना जल निकासी के लिए, तो ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं स्वच्छता पर क्या देते हैं? बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे स्वास्थ्य को लेकर क्या है? बहुत ही सतर्क हैं। और ये नालियाँ ऐसी वैसी नहीं, ये क्या होती थी? इनको ऐसे निकाला जाता था कि घर के जो हर जल निकासी का जो जुड़ाव उस नालियों से हो सके, और उन नालियों को खुला नहीं छोड़ा जाता था, उनको ऊपर से ढका भी जाता था। और साफ करने के लिए गड्ढे भी दूरी पर बनाए गए थे कि कहीं भी क्या हो? बदबू नहीं दे, कचरा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा गया था। सोचिए, इतनी साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क, दुर्घटना को लेकर सतर्क, कितनी वो लोग, मतलब उन लोग की सोच को दर्शाता है कि एक तरह से वो लोग कितने विकसित हैं। इसलिए इस सभ्यता को हमारे लिए क्या हो जाता है? जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति, हमें क्या देखेंगे? थोड़ी आर्थिक स्थिति भी देख लेते हैं। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी देख लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे हड़प्पा वासियों के आर्थिक जीवन, यानी वे लोग आर्थिक रूप से किस चीज़ पर निर्भर थे? तो जो हड़प्पा वासी थे, वे लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। अब सोचिए, पशुपालन कर रहे हैं, तो उनसे दूध दही या भी जो भी चीज़ें मिलेगी, उसका भी उपयोग ये लोग कर रहे हैं। पशुपालन के अलावा ये लोग क्या करते थे? कृषि भी करते थे। अब कृषि में ये लोग जौ, गेहूँ, बाजरा, ये सारी चीज़ों का उत्पादन करते थे। जौ, गेहूँ, चना, तिल, बाजरे आदि की क्या करते थे? ये लोग खेती करते थे। और पशुपालन में देखिए, तो ये लोग क्या करते थे? पशुपालन में ये लोग भेड़,
बकरा, बैल, भैंस इत्यादि क्या करते थे। यहाँ सुअर को भी ये लोग क्या करते थे, पालतू बनाते थे। तो पशुपालन में बहुत सारी चीजों को पालते थे, जिससे इन्हें क्या मिलता था, दूध, मांस और ऊन इत्यादि चीजें प्राप्त होती हैं। ये लोग कृषि भी बहुत सारी चीजों का करते हैं, जैसे जौ, गेहूं, चना, तिल, बाजरा, इन सारों के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग सरसों की भी खेती किया करते थे। तो आर्थिक जीवन में क्या देख रहे हैं, ये लोग कृषि भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। और हम आगे देखें तो ये लोग शिल्प उद्योग पर भी क्या देते थे, ध्यान देते थे। शिल्प उद्योग, अब शिल्प उद्योग में ये कहीं ना कहीं चीजों को बनाएंगे कि नहीं, तो देखिए ये क्या क्या चीजें बनाते थे, जिनमें हम देखते हैं कि धातु की ये कई सारी चीजों को बनाते थे। जैसे यहाँ में धातु सबसे ज्यादा मतलब प्रसिद्ध था, वो था कांसा। कौन सा धातु, यानी कांस्य धातु का ये लोग बहुत अधिक उपयोग करते थे और उससे भी चीजों को बनाते थे। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग मिट्टी के भी बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन। और ये लोग मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, ईंट भी बनाते थे और खिलौने भी ये लोग बनाते थे। मिट्टी के क्या बनाते थे, खिलौने। पत्थर और लकड़ियों का भी क्या करते थे, ये वस्तुएं बनाते थे। पत्थर और लकड़ियों के भी वस्तु बनाते थे। तो देखिए ये लोग केवल, हम लोग को लग रहा होगा कि बस थोड़ा सा ही जीवन, इन लोग के जीवन में, आर्थिक जीवन में पशुपालन भी है, कृषि भी है, शिल्प और उद्योग भी है। और ये लोग क्या करते थे, मनका एवं मुहर भी क्या करते थे, बनाते थे। मन का, जो कि माला में एक तरह से मोती जैसा होता है, वो मन का। और ये लोग मुहर भी बनाते थे। तो इस प्रकार इनका आर्थिक जीवन भी क्या था, एक तरह से विशेष था। ये लोग पत्थरों के बहुत से सारी चीजों को बनाते थे। इसीलिए तो ये हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन। इन लोग का सामाजिक जीवन कैसा है, आइए इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। सामाजिक जीवन, देखिए इन सारी चीजों को जानने का हम लोग का उद्देश्य क्या है, कि जो इतनी वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी जो ये एक सभ्यता है, इसके बारे में हम लोग जान सकें। ये लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत किए, किन किन चीजों का विकास हुआ, तो इससे हमें पता चलेगा कि पुराने लोगों की सभ्यता कैसी थी। सामाजिक संगठन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हड़प्पा समाज था, वो कहीं ना कहीं कैसा है, ये मातृसत्तात्मक। हड़प्पा समाज कैसा है, ये मातृसत्तात्मक। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से स्त्रियों के जो मृण मूर्तियाँ मिली है, वो बहुत ही ज्यादा मिली है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि हड़प्पा का समाज मातृसत्तात्मक है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में क्या मिली है, बड़ी संख्या में स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, मृण मूर्तियाँ मिली है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामाजिक जीवन में कि जो ये ऊंचला नगर था, यानी ऊंचे दुर्ग वाले नगर, ऊंचे टीले, यहाँ पर कौन लोग रहते थे, यहाँ पर जो बड़े वर्ग के लोग हैं, शासक वर्ग, ये लोग यहाँ रहते हैं। और निचले हिस्से में कौन रहते हैं, निचले टीले में रहते थे सामान्य लोग। तो कहीं ना कहीं समाज बटा हुआ है कि नहीं, कि ये जो समाज है, जो सामान्य समाज, वो निचले टीले में रहता है, और समाज के जो बड़े लोग हैं वो ऊंचे टीलों में रहते हैं। जैसे इन लोग के समाज में देखा जाए तो सबसे पहले होते थे प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद होते थे पुजारी, व्यापारी। इनको कहा जाता था कुलीन वर्ग। इनको क्या कहा जाता था, कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग में आते थे। उसके बाद आप देखिए कि छोटे कारीगर एवं व्यापारी और कृषक, ये लोग आते थे मध्यम वर्ग में। ये किस में आते थे, मध्यम
वर्ग में। और सोचिए, समाज में 3 वर्ग होता है कि नहीं। सबसे ऊपर वाले वर्ग में ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसके बाद कुलीन वर्ग हैं, ये भी उच्च वर्ग में ही आएंगे। और मध्यम वर्ग में जो छोटे कारीगर हैं, व्यापारी हैं, कृषक हैं, ये किस में आ रहे हैं, मध्यम वर्ग में। अब आगे देखिए कि निम्न वर्ग में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि जब हमें सामाजिक जीवन को समझना होगा तो इनके विभाजन को भी समझना होगा कि कौन से लोग किस वर्ग में आ रहे हैं। जैसे जो श्रमजीवी लोग होते थे, एक तरह से श्रमिक किस में आते थे, श्रमिक मजदूर, ये लोग आते थे निम्न वर्ग में। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और ये लोग भोजन किस प्रकार का कर रहे हैं, ये भी देखिए। ये लोग भोजन करते थे, भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। सिंधुवासी लोगों का भोजन क्या है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये लोग वस्त्र कैसे पहनते हैं। ये वस्त्र सूती वस्त्र भी पहनते हैं और ऊनी वस्त्र भी पहनते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन लोग का जीवन मिला जुला है। और यहाँ पर हम देखेंगे अंत्येष्टि कार्यक्रम। अभी अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है, यानी जो एक तरह से जो मरने के बाद जो शव होता है, या तो उसको दफनाया जाता है या फिर उसको जलाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है अंत्येष्टि कार्यक्रम। तो ये लोग जलाने और दफनाने दोनों का काम करते थे। तो एक तरह से ये दोनों क्रियाएं करते थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों विधि द्वारा, यानी जलाकर भी और दफनाकर भी अंत्येष्टि कार्यक्रम करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए देखिए क्या क्या करते थे, क्योंकि ये भी सामाजिक जीवन में आ जाएगा कि उन लोग के समाज में मनोरंजन का क्या साधन था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे जानवरों का शिकार करते थे। मनोरंजन में ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार। ठीक है, और चौपड़ और पासा खेलते थे, चौपड़ और पासा भी खेलते थे, चौपड़ और पासा भी खेलते थे। उसके बाद हम देखें, तो ये लोग पक्षियों की ये लड़ाई को भी देखकर मनोरंजन किया करते थे। और हम देखते हैं कि कई मोहरों पर जंगली मुर्गों के लड़ने का भी क्या है, चित्र उत्कीर्णित है। और मनोरंजन में ये क्या करते थे, नृत्य भी देखते थे। ठीक है, तो नृत्य भी इनके मनोरंजन में शामिल था। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कांसे की एक मूर्ति मिलती है नर्तकी रूप में मोहनजोदड़ो से, तो कहीं ना कहीं ये लोग मनोरंजन के लिए भी नृत्य का सहारा लेते थे। और सावधान की विधियों में क्या होता था, सावधान में 2 तरह का था। जैसे मैंने यहाँ अंत्येष्टि कार्यक्रम लिखा है, इसी का मतलब है सावधान। सावधान में ये लोग देखिए, मान लीजिए कि कोई अमीर व्यक्ति मरा, तो उन लोग के कब्र क्या होते थे, उन लोग के कब्र में ज़्यादा आभूषण या फिर चीज़ें रखी जाती थी, और उनके कब्रों को बहुत अच्छे से सजाया जाता था। वहीं जब सामान्य लोगों की मृत्यु होती थी तो उनके कब्र में ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। तो ऐसे भी समाज का हिसाब पता चलता है कि कौन मतलब ऊंचे वर्ग का समाज है, कौन सामान्य वर्ग में आता है। तो इन सारी चीज़ों का भी पता हमें चलता है। तो चलिए हम अब थोड़ा सा देख लेंगे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। ठीक है, ये हमारा लास्ट होगा धार्मिक जीवन, कि उन लोग का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन में देखें तो हड़प्पा वासी जो थे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हड़प्पा वासी ये प्रकृति प्रेमी थे। ये कैसे थे, प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, ये लोग प्रकृति की पूजा बहुत ज़्यादा करते थे। और ये पूजा में मातृ देवी की पूजा करते थे। ये लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद हम देखें कि हड़प्पा वासी जो थे वे पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा। अच्छा, ये पशुपति की जो ये जो पूजा करते थे, ये लोग पशुपति कहने का मतलब जो आद्य शिव है, ये अनुमान लगाया गया है कि इन लोग का जो पशुपति जो देवता है, आद्य शिव से उनकी तुलना की जाती है। उसके बाद ये लोग प्रजनन शक्ति की पूजा भी ये लोग करते थे। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग प्रकृति प्रेमी हैं, तो वृक्ष की पूजा करेंगे कि नहीं? बिल्कुल पूजा करेंगे। तो वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, पीपल की पूजा, ठीक है, पीपल की पूजा किया करते थे। उसके बाद हम देखें तो ये लोग नाग पूजा में भी पशु एवं नाग पूजा में भी ये लोग क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। और ये लोग जल की पूजा करते ही थे। और ये मंदिर और पुरोहित जैसे कोई हमें अस्तित्व नहीं मिलता है। यानी पुरोहित तो बहुत हद तक बोल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें मंदिर का साक्ष्य क्या होता है? नहीं मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर में देवता की मूर्ति हमें नहीं मिलती है। जब मतलब देवता है लो, लेकिन किसी मंदिर में विराजमान नहीं है लो, तो ऐसे साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो हमने इतने सारी चीज़ों को देखा कि कैसे वहाँ का नगर नियोजन था, कैसे नगर 2 भागों में बटा था। अपवाद में हमने देखा कि धौलावीरा का नगर कैसा है, वो 3 भागों में विभाजित है। पक्के ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितना पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ है, उतना मेसोपोटामिया जैसे सभ्यता में भी पक्के ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ से बहुत सारे अन्नागार मिले हैं जिसमें अन्न रखे जाते थे। यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिले हैं जो कि सार्वजनिक चीज़ों के लिए क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखिए, हमने सामाजिक जीवन में देखा कि हड़प्पा का सामाजिक जीवन कैसा है? मातृसत्तात्मक है। बड़ी संख्या में स्त्रियों की क्या मिली है? मृण मूर्तियाँ मिली है। और हड़प्पा में ना लोग क्या करते थे? स्त्री एवं पुरुष दोनों ही क्या करते थे? ये लोग दोनों ही आभूषण ग्रहण करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे, यानी गहने पहनते थे। और हमने नगर में देखा कि जो ऊंचा टीला था, जो ऊंचला दुर्ग था, उसमें ज़्यादा शासक और पुरोहित वर्ग यानी बड़े लोग रहते थे, और निचले टीले में समाज का सामान्य लोग रहते थे। अब समाज में देखिए, समाज में किस रूप में बंटवारा है। जैसे प्रशासनिक अधिकारी, पुजारी, व्यापारी, ये सब कुलीन में आते हैं। मतलब पुजारी और व्यापारी कुलीन में आएंगे, प्रशासनिक अधिकारी ये सबसे ऊपर होता था। जो छोटे कारीगर और व्यापारी होते थे वो मध्यम वर्ग में आते थे। निम्न वर्ग में केवल श्रमिक मजदूर आते थे। भोजन में ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते हैं। वस्त्र भी सूती और ऊनी दोनों पहनते हैं। और ये लोग सावधान के लिए जलाकर और दफनाकर दोनों चीज़ों का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनोरंजन में ये लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे, चौपर और पासा भी खेलते थे, पक्षियों की लड़ाई को भी देखकर मनोरंजन करते थे, और नृत्य आदि भी देखते थे। आर्थिक जीवन में हमने देखा था कि ये लोग पशुपालन पर भी ध्यान दिए, कृषि पर भी ध्यान दिए। और व्यापार में आप देखिएगा आर्थिक जीवन में, तो ये लोग अफगानिस्तान से, ईरान से उन सारी चीज़ों को मंगाते थे। जैसे हम लोग आर्थिक जीवन में देख लें तो ये लोग क्या करते थे? व्यापार में ये लोग चांदी कहाँ से मंगाते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। सोना ये लोग मैसूर से मंगाते थे। तो इस प्रकार ये लोग व्यापार पर भी क्या दिए? विशेष रूप से ध्यान दिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी किए, कृषि भी किए और व्यापार भी किए। इसी में हम देखते हैं जो राजस्थान का खेतड़ी होता है, ये लोग वहाँ से क्या मंगाते थे? राजस्थान के खेतड़ी से ये लोग तांबे को मंगाते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो चलिए हम इनके पतन को भी देखते थे। हालांकि इतिहासकार हैं, वो पतन के बारे में उनका अलग अलग मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? पतन बाढ़ के द्वारा हो गया। किससे हो गया? बाढ़ से हो गया। जिसमें बाढ़ का जो कंसेप्ट जो देते हैं, उसमें जॉन मार्शल का नाम आता है, जिन्होंने क्या किया था? हड़प्पा की खुदाई करवाया था। जॉन मार्शल क्या बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का किससे? बाढ़ से क्या हो गया? पतन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्नेस्ट मैके भी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में बाढ़ का महत्वपूर्ण योगदान था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में बाढ़ के अलावा जलवायु परिवर्तन को भी इस सभ्यता के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ये जो जलवायु परिवर्तन का कंसेप्ट देते हैं, वो उनका नाम है ऑरेल स्टेइन या फिर अमलानंद घोष। ये दो लोग क्या करते हैं? जैसे अमलानंद घोष, इनका नाम याद रखेंगे हम लोग। ये क्या करते हैं?
अमलानंद घोष बताते हैं कि सभ्यता के पतन होने का कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। और जॉन मार्शल बताते हैं कि सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया। चलिए हम एक और भी कारण देख लेते हैं। जैसे एक विद्वान का कहना है जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड और एवं एक और व्यक्ति हैं व्हीलर, इनका नाम क्या है, व्हीलर। ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किससे हो गया, आर्यो यानी बाह्य आक्रमण, या हम क्या लिख देते हैं, बाह्य आक्रमण, या फिर ये लोग बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण से क्या हो गया, आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जस्ट हम लोग वैदिक सभ्यता ही पढ़ते हैं। तो जैसे गार्डन चाइल्ड हैं और व्हीलर हैं, ये लोग बताते हैं कि इन आर्यों ने ही क्या किया, सैंधव जो प्रदेश था उस पर आक्रमण करके वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। तो ऐसे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 3 कारणों को जैसे देखा। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ के द्वारा इसका पतन हो गया, कुछ लोग बताते हैं कि इसका जलवायु परिवर्तन हुआ इसलिए इस सभ्यता का पतन हो गया, और गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर बताते हैं कि आर्यों का आक्रमण या फिर बाहरी आक्रमण से इसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है। अगर एक बार में ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग लगे या फिर दिक्कत हो तो 1-2 बार इसको आप लोग देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग तीनों वीडियो का तीनों पार्ट देखिएगा तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर हो जाएगी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो छूटे नहीं। जितना मुझसे हो सका मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। हो सकता है कि 1-2 चीज़ें मुझसे भी छूट सकती है, क्योंकि मुझे जितना पता है उतना मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम चाहें समझना और हमें समझ में नहीं आए। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।